अस्सलाम वालेकुम। अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं ताकि बाकी लोग भी आए तो उनको पता हो कि अटेंडेंस उनको नजर आए और लगा दें वो लोग। 12:55 पे हम बाकायदा क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। और अगर कोई अभी क्वेश्चन है आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर से तो उसके लिए हैंड रेज करके या चैट में क्वेश्चन लिख दें तो उसको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है। बाकी लेक्चर आज का शायद 30 मिनट्स से भी कम ही है। वैसे तो कल मैं लेक्चर दूसरे सेक्शन को डिलीवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सीईपी के मतलब बात करूंगा और थोड़ा सा एंड पे कमेंट करेंगे कि जो हमारा अपडेटेड स्केड्यूल आया क्लासेस का उसके मुताबिक ये वीक की क्लासेस आखिरी क्लासेस चल रही हैं और किस तरह आगे प्रोसीड करना है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले लेक्चर हो जाए फिर उसके बाद सारी बात करेंगे। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उज़ैर आ गए थे और गर्ल्स में से मुझे नहीं याद है लाइबा थी या लीजा थी। तो काइंडली शहरोज और आयशा या जो भी और कोई आना चाहते हैं आ जाएं। ठीक है, गर्ल्स की तरफ से आयशा आ गई हैं। अभी मेरे ख्याल है शहरोज आई नहीं है। उज़ैर तो हो गए थे। तो हसन अगर आ गए हैं तो हसन को हम ले लेते हैं। हसन आ चुके हुए हैं। हसन अगर आप आ जाएं। हसन हसन अपना हैंड रेस कर दें अगर इंटरनेट इशू नहीं है तो ताकि हम। हाँ, ओके। बस 1 मिनट के अंदर हम अपना लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। हसन मैंने आपको अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया, अगर आप अपनी तरफ से भी कर दें। हैंड अपना हसन रेज ही रखा करे क्योंकि माइक आपका जब अगर खुद से अनम्यूट हो जाए तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी ढूंढने में कि किधर है आप। हाँ, चलें। मेरे ख्याल 12:55 हो गए हैं। जिन लोगों ने आना था वो आ चुके होंगे, बाकी अटेंडेंस लगाने के लिए आते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर का क्योंकि आज वैसे भी थोड़ा हम लेट हो गए। आवाज आई होप कि क्लियर पहुंच रही हो। हसन और आयशा, आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो सबसे लेटेस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी से हमने रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हमने बकायदा जिस तरह प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस तरह की कोई एग्जांपल नहीं की थी। तो उसके बीच में एग्जांपल 4.18 है, लेकिन मैं डायरेक्ट 4.19 पे जा रहा हूँ, जो कि हमारी वाकई जिस तरह का हम चाह रहे थे कि कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जैसा आ रहा है वैसी एग्जांपल हम कर सकें। तो
हमने देखा था कि एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद एच ऑफ टी, हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें पता चला कि एक्स ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ जे ओमेगा को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने कहा रिजल्ट इससे कैसे निकालेंगे कि वाई ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा फोरियर डोमेन में मल्टीप्लाई करके, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर वाई ऑफ टी कर लेंगे। तो हमें कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे। तो एग्जांपल 4.19 हमें इस चीज को यूज करने को अलाउ करती है। एग्जांपल 4.19 में हमें एक एच ऑफ टी गिवन है जो कि ई माइनस ए टी यू ऑफ टी है। आपने देखना डिजायर्ड क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से आप अपना निकालेंगे कि आपने रोड मैप क्या लेना है। और ई माइनस बी टी यू ऑफ टी है। अब आपसे मांगा गया है वाई ऑफ टी, तो एच ऑफ टी ऑब्वियसली आप सिस्टम रिस्पॉन्स को कहते हैं, और आपको बताया भी गया होगा कि सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स ये गिवन है। तो एक्स ऑफ टी इनपुट गिवन है और वाई ऑफ टी, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा बात तो ये कि वाई ऑफ टी कन्वोल्यूशन है। लेकिन आपको मना कर दिए गए कन्वोल्यूशन निकालने के, या आपको कह दिया गया कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करें। तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है कि आपने एच ऑफ जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा यूज करना है और वाई ऑफ जे ओमेगा निकालना है। लेकिन आपने निकालना वाई ऑफ टी है, तो फिर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी निकालना चाहिए। अब इस केस में आप एच ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ जे ओमेगा के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ ई माइनस बी टी है तो बी ग्रेटर देन जीरो। ये हम इसका एक्स ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ जे ओमेगा हम एग्जांपल 4.1 है उसमें हम निकाल चुके हैं, तो हम वही यूज करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट। अगर एक्सपोनेंशियल हो तो हमें पता है कि वो उसका आंसर एच ऑफ जे ओमेगा 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा हो जाएगा, और एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है वो 1 ओवर बी प्लस जे ओमेगा हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट पहली एग्जांपल 4.1 में हम लोगों ने ई माइनस ए टी यू ऑफ टी का रिजल्ट ये निकाला था। अब ए की जगह अगर बी आ जाएगा तो 1 ओवर बी प्लस जे ओमेगा हो जाएगा। इससे हमें डायरेक्ट वाई ऑफ जे ओमेगा मिल जाएगा, जो कि हम कहते हैं कि एच ऑफ जे ओमेगा इनटू एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा इंटू बी प्लस जे ओमेगा। अब हमने क्या करना है, हमने वाई ऑफ टी फाइंड करना है, यानी कि वाई ऑफ जे का ओमेगा का इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब हम दोबारा ज़हन दौड़ाएंगे कि इस चीज का इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमने कहाँ पढ़ा है या कहाँ देखा है, तो हमें पता चलेगा कि इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म कहीं नहीं मिलता। आप लोगों ने लेप्लास डोमेन में सॉल्व किया, कभी काम किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म, कभी किया लेप्लास और इनवर्स लेप्लास इससे पहले कभी किसी सब्जेक्ट में? उसमें भी मैथमेटिक्स जिस तरीके से मैनिपुलेट की जाती है तकरीबन वैसी की जाएगी। कभी किया हसन? यस सर सर, हमने पिछले सेमेस्टर में किया सर। किया है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि आप ये ढूंढ रहे होते हैं कि ये इसका लेप्लास इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको जब पता चल जाता है कि इसका लेप्लास इनवर्स क्या होगा, तो आप वो पेयर लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पर फोरियर इनवर्स ढूंढेंगे। अब मजे की बात ये कि इसका डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जिस तरह लेप्लास में आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और वो फ्रैक्शन जब आती है तो आप देखते हैं अच्छा इस फ्रैक्शन का लेप्लास इनवर्स ये है और इसका ये लेप्लास इनवर्स ये है। इसी तरीके से हम ये करेंगे काम। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, क्योंकि इसका तो फोरियर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन ये एक फ्रैक्शन आई है, इसकी जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा इंटू बी प्लस जे ओमेगा, मैं पूरी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ए ओवर ए प्लस जे ओमेगा प्लस बी ओवर बी प्लस जे ओमेगा। तो आप यहां से देखेंगे कि ठीक है, मैंने जवाब जा का चले नोट कर लिया मैंने। अच्छा, तो ये आप देखेंगे कि आपके पास ए आएगा 1 ओवर बी माइनस ए और बी आएगा -1 ओवर बी माइनस ए, तो ए इक्वल टू माइनस बी आएगा, ठीक है। बी आएगा -1 ओवर बी माइनस ए, तो बुक ने लिख दिया ए इक्वल टू 1 और बी माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। तो ये काम होगा। तो अब ये सारे को जो इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है इसको मैं मिटाकर अपना वाई ऑफ जे ओमेगा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा मैं आपके सामने एक पिक्चर पेश करने लगा हूँ, क्योंकि हमारा कंसर्न है वाई ऑफ जे ओमेगा से वाई ऑफ टी कैसे आएगा। तो वाई ऑफ जे ओमेगा हमारे पास आया है 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा इंटू बी प्लस जे ओमेगा, ठीक है। और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है। इसकी अगर पार्शियल फ्रैक्शन हम देखें तो हमारे पास क्या पार्शियल फ्रैक्शन आई है, 1 ओवर बी माइनस ए इंटू 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा माइनस 1 ओवर बी माइनस ए इंटू 1 ओवर बी प्लस जे ओमेगा, ठीक है। और अगर मैं 1 ओवर बी माइनस ए दोनों से कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा,
1 और b माइनस ए दोनों से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा माइनस 1 ओवर b प्लस जे ओमेगा। ठीक है, माइनस 1 ओवर b प्लस अब जे ओमेगा। हाँ, अब मैं इसका y ऑफ t इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के काबिल हूँ। 1 और b माइनस ए तो कांस्टेंट है, ये तो लैदा हो गया। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये अभी हमने देखा है e माइनस ए टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था, ठीक है, और ये e माइनस बी टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था। तो ये तो हमारे पास केस आया जब आपके पास ये वाला, यानी कि अब आपने y ऑफ टी बगैर कन्वोल्यूशन किए निकाल लिया। अच्छा, ये तो तब है जब b नॉट इक्वल टू a हो, लेकिन यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 कहा गया था, ये नहीं बताया गया था कि a और b की क्या सिचुएशन होगी। तो दो केसेस राइज होते हैं, अगर b नॉट इक्वल टू a हो फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर b इक्वल टू a हो तो ये फ्रैक्शन वैलिड ही नहीं रहेगी, पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों? b इक्वल टू a हो तो 1 ओवर 0 आ जाएगा। लेकिन आप इससे एक स्टेप और ऊपर जाएं, अगर b इक्वल टू a हुआ तो फिर तो ये वाली सिचुएशन ही आपकी चेंज होकर 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। अगर b इक्वल टू a हुआ तो ये पार्शियल फ्रैक्शन तो बाद की बात है, ये सिचुएशन ही 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर तो b इज नॉट इक्वल टू a हुआ फिर तो आपका आंसर ये ठीक है। तो दूसरा केस क्या बनता है? अगर b इक्वल टू a हुआ तो आपके पास y ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसका y ऑफ t कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी जो हमने डुअलिटी में पढ़ी थी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मेरी कोशिश होगी, क्योंकि अब ये मुश्किल होता जा रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दे दूं प्रॉपर्टी के खास, आप सिर्फ वही करें और एग्जाम में वही चीजें हैं। हसन या आयशा अपना माइक एक बंदा बंद कर दे, क्योंकि फीडबैक बहुत आ रहा है, शायद आयशा की तरफ से आ रहा है। आयशा आप पता नहीं कहीं नीचे चलेगी, अपना हैंड रेज कर दें। अच्छा, तो y ऑफ जे ओमेगा 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा उसके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है माइनस जे टी एक्स ऑफ टी, और इसमें हमें पता चलता है कि डी एक्स ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ओमेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इस तरह की शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ताकि हम उसका इनवर्स इधर पहुंच सकें, माइनस जे टी एक्स ऑफ टी देख सकें। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो d बाई डी ओमेगा अगर मैं लूं 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा का, तो मेरे पास क्या चीज आएगी? मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर आ जाएगा, और जे ओमेगा का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास एक j भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास, हाँ, माइनस j, तो एक j मेरे पास एक्स्ट्रा है। अगर मैं j और लगा दूं ना तो मेरे पास 1 ओवर a प्लस, अगर मैं इसके साथ एक माइनस एक j और लगाऊं ना तो मेरे पास ये पूरी चीज क्या बन जाएगी? माइनस j स्क्वायर विच इज 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो 1 ओवर j प्लस ओमेगा स्क्वायर है, a प्लस जे ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ j d बाई डी ओमेगा ऑफ 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा। ठीक है ना, अब देखें कि ये जो d ओमेगा, d बाई डी ओमेगा, इसका मुझे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है। j का, j तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? वो मेरे पास ये चीज है। ठीक है ना, तो j तो एज इट इज आ गया, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? माइनस जे टी 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा का x ऑफ t। 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा का x ऑफ t क्या बनता है? इसका x ऑफ t क्या बनता है? अभी हमने किया 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बनता है? e माइनस a e t पावर माइनस u ऑफ t। a t, yes। ठीक है ना, तो माइनस j स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस 1, प्लस 1, yes। ठीक है, प्लस 1। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया टी ई माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो दो, ये किस केस में आया? ये y ऑफ टी उस केस में आता है जब a इक्वल टू बी हो। जब a इज नॉट इक्वल टू बी हो तो आपके पास आता है 1 ओवर b माइनस a e माइनस ए टी यू ऑफ टी माइनस b e माइनस ए टी यू ऑफ टी। और जब b इक्वल टू a हो तो आपके पास आंसर आता है t e माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो ये दो तरीके हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज वाले जरा जाकर मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर्टीज आपको मैं चुन के थोड़े से क्वेश्चन दे दूं, ठीक है ना, खास तौर पर कन्वोल्यूशन वाले, ताकि आप ये जो डुअलिटी की प्रॉपर्टीज है ना ये याद कर लें उनमें कि किस तरह लगती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो था जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। आज थोड़ा सा हम लोग ना जाते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। फिल्टर्स का थोड़ा बहुत अंदाजा है, फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स क्या करते हैं? फिल्टर सर्किट्स होते हैं ना कुछ, फिल्टर सर्किट क्या करते हैं? यस सर, यस सर। कुछ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के पास बिल्कुल, लेकिन एक जो सिग्नल होता है वो तो टाइम का सिग्नल होता है खुद,
सिग्नल तो हर टाइम का सिग्नल होता है ना, तो एक वक्त में तो एक फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल में, लेकिन कुछ सिग्नल में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। जिस तरह स्क्वायर वेव होती है, स्क्वायर वेव में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी अपनी तो होती है, उसकी हार्मोनिक्स भी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन प्योर साइन वेव की बात करें तो एक वक्त में उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो आज देखते हैं कि आइडियल लो पास फिल्टर जो होता है ना, उसका रिस्पांस क्या होता है और क्या उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, और क्या आइडियल लो पास फिल्टर बनाया जा सकता है, और नहीं बनाया जा सकता तो क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जांपल 4.18 थी, तो आइडियल लो पास फिल्टर जो देखिए, आज आपको सिग्नल सिस्टम का जरा नजर आएगा कि एनालिसिस जब करता है तो वो क्या बताता है, आपको क्या इनसाइट देता है। आइडियल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस ये होगा 10 ओमेगा लेस देन ओमेगा सी, जो आपने ओमेगा ब्लॉक करनी है, जो पास करनी है। तो ये एक रेक्टेंगुलर पल्स होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एच ऑफ जे ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ओमेगा सी 0 माइनस ओमेगा सी। ये इसका होता है पास बैंड, मैं बताता हूँ, ये समझाता हूँ आपको। और बाकी इसका होता है स्टॉप बैंड, ठीक है, दोनों तरफ से। ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि मैंने पहले बताया, सिर्फ एनर्जी को ताकि एच ऑफ टी रिकवर किया जाए वापस, ये रखा होता है, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। ये सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका ये आपने एच ऑफ टी, एक सिस्टम का एच ऑफ टी है, तो ये एच ऑफ जे ओमेगा एक सिस्टम का, ठीक है। आप इसमें एक्स ऑफ टी देंगे तो वो एच ऑफ टी के साथ कन्वॉल्व होकर वाई ऑफ टी देगा, यानी एच ऑफ जे ओमेगा के साथ इसका एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर प्योर साइन वेव है तो उसका एक्स ऑफ जे ओमेगा आपको किसी एक फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा। तो ये ओमेगा सी लेट से आपके पास 10 रेडियन पर सेकंड है, और जो आपकी वेव फॉर्म आई है वो 5 रेडियन पर सेकंड है, तो उसका 5 रेडियन पर सेकंड आएगा, ओमेगा सी के अंदर आएगा। तो 5 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी लो पास है, तो लो पास होता है 0 से लेकर 10 रेडियन पर सेकंड की सारी को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको 5 रेडियन पर सेकंड आगे मिल जाएगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी 15 रेडियन पर सेकंड की हुई तो ये 15 तो 10 से आगे होगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। एच ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ जे ओमेगा जब मल्टीप्लाई होंगे, एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या है, प्योर साइन वेव, एक्स ऑफ टी क्या है, प्योर साइन वेव है, 15 रेडियन पर सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको फिल्टर है वो 0 से 10 रेडियन पर सेकंड को पास करता है, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का रेक्टेंगुलर पल्स आ रही है वो 0 से 10 तक आ रही है, -10 से 10 तक आ रही है, लेकिन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सिर्फ मैथमेटिकली हमने इनको बिल्ड किया हुआ ताकि हम अपना एच ऑफ टी पूरा का पूरा बिल्ड कर सकें, ठीक है। तो जो 15 रेडियन पर सेकंड का सिग्नल है, ठीक है, वो जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 रेडियन यहाँ पर है, ठीक है ना, और 10 रेडियन से आगे है। तो आप मुझे खुद बताएं ना, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस सिग्नल को एक्स ऑफ जे ओमेगा को इसके साथ, एच ऑफ जे ओमेगा के साथ, तो आउटपुट में मुझे वाई ऑफ जे ओमेगा क्या मिलेगा, 0। Yes, sir. इसका वाई ऑफ टी भी 0 होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो बाहर है, उससे स्पेक्ट्रम से बाहर है, Yes, sir. यानी कि पास बैंड में है ही नहीं, स्टॉप बैंड में है, ठीक है ना। तो ये आइडियल फिल्टर होगा जो कि 10 रेडियन पर सेकंड एग्जैक्टली उससे नीचे नीचे सारी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, ये आइडियल लो पास फिल्टर होगा, ठीक है ना। तो ये तो एक आगे चीज के आइडियल लो पास फिल्टर कैसा होता है, 10 तक अलाउ करेगा और इससे पीछे पीछे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मसला ये है कि क्या ये आइडियल लो पास फिल्टर बनाना पॉसिबल है, इसका शॉर्ट आंसर है नो। क्यों नहीं है, उसकी वजह अभी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो बड़ा मजेदार लग रहा है ये, लेकिन हमारी जो चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं होती हैं, वो टाइम डोमेन में कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो जरा इसका टाइम डोमेन का देखें कि ये एच ऑफ जे ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा हो तो टाइम डोमेन में कैसा होता है। टाइम डोमेन में इसका आंसर आता है साइन ओमेगा सी टी बाई पाई टी, और ये अगर आर्गुमेंट साइन ओमेगा सी टी अगर आर्गुमेंट का एक डिवाइड हो रहा हो तो आपको पता है कि आप इसको सिंक वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका आंसर Yes. आएगा आपके पास सिंक डोमेन में, यानी कि टाइम में सिंक होगा। अब ये दो रीजंस हैं जिस वजह से आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ये वाला टाइम डोमेन में रिस्पांस। मैं वो दोनों रीजन लिखता हूँ। पहला रीजन जो है, दूसरा रीजन तो बड़ा आसान है, वो आपके ज़हन में फौरन आएगा, लेकिन शायद ना भी आए। पहला रीजन ये है कि आपके जो ज्यादातर सिस्टम है वो कॉजल है, और कॉजल सिस्टम डिमांड करते हैं कि एच ऑफ टी शुड बी 0 फॉर टी लेस देन 0, और ये आपका जो सिस्टम है, जो जो इंपल्स रिस्पांस एच ऑफ टी बन रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है फॉर टी लेस देन 0। तो पहला तो यहीं पर आपका जो है ना वो सिस्टम लग जाता है कि आपके जो ज्यादातर प्रैक्टिकल सिस्टम है वो कॉजल होते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि आपका जो इंपल्स रिस्पांस हो, आपके फिल्टर हो या कोई भी सिस्टम हो, उसका इंपल्स रिस्पांस शुड बी एच ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। पहला तो यहीं पर आपका पॉइंट
कट हो जाता है कि ये जो आपको फिल्टर है ये डिमांड करता है, ये जो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स है ये एच ऑफ टी के अंदर टी लेस देन 0 के लिए एच ऑफ टी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके पास सिस्टम ऐसा आ भी जाता है जो कि नॉन कॉजल इंपल्स रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, तो दूसरा ये चीज अप्रोक्सीमेट करना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये एक बड़ी अजीब सी बड़ी मुश्किल सी वेव है, इसको अप्रोक्सीमेट करना ही बड़ा मुश्किल सा काम है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने इसके करीब का एक इसको कहते हैं इस तरह का एक फिल्टर निकाला है जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में तकरीबन ऐसा रिस्पांस होता है, वो बड़ा मजेदार काम करता है। उसको आर्क-10 कोई फिल्टर वो कहते हैं, उनका नाम देते, पर ये बड़ी हाई लेवल की रिसर्च है, लेकिन हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसके लिए हमें और बड़ी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग आइडियल लो पास फिल्टर तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, हम एक आरसी वाला फिल्टर यूज करते हैं। उसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको दोनों को दिखा देता हूँ, उसका मैं आपको एच ऑफ जे ओमेगा भी दिखा देता हूँ और एच ऑफ टी भी दिखा देता हूँ। तो जो हम यूज करते हैं ना, उसका एच ऑफ टी कुछ ऐसा होता है, जो हम आरसी का फिल्टर यूज करते हैं लो पास, उसका एच ऑफ टी होता है, एच ऑफ टी आता है ई माइनस टी यू ऑफ टी। तो वो इसकी वेव यूं आती है, ठीक है ना, यानी कि इससे पीछे 1 के ऊपर 1 ओवर ई यानी ई माइनस 1 आता है 1 के ऊपर, और ये टी और एच ऑफ टी, तो ये टी लेस देन 0 के लिए वैसे ही ये खत्म होता है। यहाँ पर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पता चल रहा है कि ई टी लेस देन 0 के लिए, तो ये कॉजल भी होता है। और इसका इंपल्स रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि चलो एग्जैक्ट तो नहीं स्क्वायर की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत इसका, क्योंकि इसका आ जाता है एच ऑफ जे ओमेगा आ जाता है 1 ओवर 1 प्लस जे ओमेगा आ जाता है। अच्छा, हम फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि जब ये एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड है, जब एच ऑफ जे ओमेगा 1/√2 या 0.707 आ जाता है ना एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, तब हम कहते हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी वो ऐसी है, ओमेगा है ना, ये ओमेगा वाली वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसके ऊपर हम कट ऑफ लेंगे। हम फिर आपने देखा होगा कि अक्सर आप बात कर रहे हैं कि वी नॉट जहां पर 0.707 वी आई आए, यानी कि ये होता है 1/√2 वी आई आए, वहां पर हम कहते हैं अच्छा ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारी कट ऑफ ले लो इस फिल्टर की। तो हमारा जो आरसी फिल्टर लो पास बनाते हैं ना हम, वो इस वजह से बनाते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रिस्पांस होता है और टाइम डोमेन में इसका ये इस तरह का रिस्पांस होता है, कॉजल रिस्पांस होता है। तो आज आपको सिग्नल सिस्टम का पर्सपेक्टिव पता चला होगा कि फिल्टर्स का सिग्नल सिस्टम के ऊपर क्या रोल होता है या क्या इश्यू होता है, ठीक है। तो ये आज एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपने चेक किया है कि क्या असर सिग्नल सिस्टम का है फिल्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। और फिल्टर्स बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं इसमें, फिर डिजिटल फिल्टर आ जाते हैं, वो और अलग चीजें, बड़ी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था बिल्कुल, जिसने आपको थोड़ा बहुत क्लोज किया होगा एक डेली लाइफ से जो आप काम करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.707 पे क्यों लेते हैं? ये बस एक नॉर्म है, यानी कि आपने ये 3 dB का एक कुछ चक्कर है, ये वैसे आपको टेलीकॉम वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे, ठीक है। 3 dB कोई कट ऑफ पॉइंट रखा हुआ है, आई डोंट नो क्यों 3 dB को स्टैंडर्ड लिया गया, पर एक स्टैंडर्ड लिया गया, यानी कि इन्होंने कहा बस ये काफी एक पॉइंट होता है जिसको लिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये कोई साउंड के साथ या कोई शुरू में कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड सिग्नल लिया गया जिसको उन्होंने कहा कि 3 dB इज इनफ। मे बी उनकी कोई रिसर्च हो, कोई एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो कि बस इतना सिग्नल जो है वो काफी होता है, इससे नीचे हो जाए तो बहुत ज्यादा ही लो थ्रेशोल्ड हो जाती है। ये मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि ये पॉइंट क्यों लिया जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लिया गया कि 3 dB जो पॉइंट है ना, उसको कहते हैं कि बस इतना इतना काफी होता है, इससे नीचे आप उसको कट ऑफ ले लेंगे, ठीक है। कहीं तो कट ऑफ करना था, क्योंकि ये आपको बड़ा स्मूथ है ना, आपका जो आइडियल लो पास है वो तो बिल्कुल 0 कहता है, ये 0 होता ही नहीं कभी, ये तो जो मैं जाता जाएगा बिल्कुल 0 तो होगा नहीं कभी, तो कहीं तो आपने ब्रेक मारनी है, तो वो ब्रेक 3 dB पॉइंट पर लगाई गई है, ठीक है ना। तो ये बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको सीईपी के बारे में गाइड कर दूं, और बस ये इतनी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि मुझे ज़हन में ये भी रखना है कि मैंने आपका सीईपी सबका ग्रेड भी करना है, ठीक है ना। तो एक तो मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया दे दूं जिसके आपको, अगर आप वो चीजें सबमिट करा देंगे तो मिनिमम मार्क्स सबको मिल जाएंगे, वो चीज सबमिट करा देंगे, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, लेकिन तरीके से सबमिट करानी है, ऐसा ना हो कि पाँव से जो है ना लिखा हुआ हो और मतलब ना नीट हुआ हो ना कुछ हुआ हो, और बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस मैंने सबमिट करा दिया ना तो बस जान छुड़ा दी, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स के लिए आपने सीपी कैसे सबमिट कराना है वो देख लें। सबसे पहले इसमें मैं साथ साथ आपको बाकी हिंट्स भी देता जाता हूँ। आपने देखे आपका मेन गोल क्या है, एक्स ऑफ जे ओमेगा आपने फाइंड करके देना है, या टू बी मोर एक्यूरेट मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा आपने फाइंड करके देना है। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आनी चाहिए एंड पर, और ये स्टार्ट कहां से करनी है आपने, एक्स ऑफ टी की पीस वाइज एक्सप्रेशन से,
ठीक है। और इसमें दो तरीके हो सकते हैं पीस वाइज एक्सप्रेशन के। एक हो सकता है कि आप 0 से 0.1 t वाली एक्सप्रेशन लिखें, और दूसरी हो सकती है -0.5 t से 0.5 t वाली एक्सप्रेशन लिखें। दोनों वैलिड है। कुछ दूसरे सेक्शन में मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैं प्रॉपर्टीज से ला रहा हूँ, कि मतलब उसको मैंने 2 वेव में तोड़ा है, फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। आपकी मर्जी है, मैं तब भी एक्सेप्ट कर लूंगा, उसकी मैं एंड पर वजह देता हूँ क्यों एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा, और ये तो आपने पूरा मैथमेटिकल वर्क आपने सबमिट कराना है पूरा, यानी कि आपने जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूरी आपने उसकी इंटीग्रेशन किया, सब कुछ किया, यानी कि आपने वेव फॉर्म से शुरू किया, वेव फॉर्म वो बनाई, चाहे जितने वाली वेव भी बनाई, आपने ये वाली वेव बनाई, ठीक है, या इससे, या आपने -0.5 वाली वेव बनाई, यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है ना, जैसी भी आपने बनाई, आपने उसकी एक्स ऑफ टी दी, उसकी सारी इंटीग्रेशन दी, ठीक है ना, a0 आपने लहदा से निकाल लिया, जैसे भी आपने काम किया, ठीक है ना, पूरे उसकी -0.5 टू t2 जो भी आपने एक्सप्लेन किया, उसके सारे एक्सप्रेशन दिए। अच्छा, एंड वाली जो एक्सप्रेशन है जो मेरे पास आ रही है, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल टर्म कोई नहीं है उसमें, ठीक है, ऐड हुई टर्म कोई नहीं है, ये सारी चीजें मैं एक दफा बता रहा हूँ गाइड्स, ठीक है ना, एडिशनल टर्म कोई नहीं, सारी मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ठीक है ना। हाँ, एक उसमें -j की टर्म है, ठीक है ना, बस वो -j या +j की टर्म है, बाकी वो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म कोई नहीं है उसमें, वो एलिमिनेट हो जाती है जब आप बाकी उसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अच्छा, कॉमन लेने के लिए मैं चले एक हिंट और दे देता हूँ। अगर आपके पास AJ.3t और EJ.4t आ रहा है, अब आपको नहीं पता चल रहा कॉमन कैसे लेना है, तो इन दोनों में EJ.35t फॉर एग्जांपल आप कॉमन लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा EJ -0.5t, और ये आ जाएगा EJ +0.5t। तो अब ये कॉज की फॉर्म में आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक हिंट, ये भी आप एक हिंट के तौर पर ले लें। तो फाइनल टर्म के अंदर एक्स ऑफ जे ओमेगा की आपके पास ना ऐड होने वाली टर्म्स है कोई, ना एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। -0.5 और 0.5 वाला जो जब आप लेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको नजर आएगा। मैंने लेकिन 0 से 0.1 t वाले को यूज करके किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन ओपन है। सीपी का मतलब ये होता है कि इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपको मैंने गाइड दे दिया। तो मुझे मिनिमम क्या चाहिए, आपको मैथ एक्सप्रेशन, आखिरी मैथ एक्सप्रेशन हो, एक्स ऑफ टी पीस वाइज एक्सप्रेशन से स्टार्ट होकर आया हो, ये मिनिमम आपकी सबमिशन होनी चाहिए। नंबर 2, मैटलैब कोड जिसके थ्रू आपने, क्योंकि आपने लिखना पड़ेगा आपको, क्या कोड किस चीज का लिखेंगे, के रिस्पेक्ट, या के नहीं, बेसिकली आप एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लॉट करेंगे, हर कितनी हार्मोनिक्स, के ओमेगा नॉट 40 हार्मोनिक्स के, ठीक है ना, और 40 हार्मोनिक्स करेंगे। नंबर 3, इसका जो प्लॉट निकलेगा 40 हार्मोनिक्स वाला, ये हार्मोनिक्स का मतलब है कि सबसे जो बेस फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, वो ओमेगा नॉट मैंने जो भी टी दिया हुआ है उसके मुताबिक 2π/t जो फंडामेंटल हो गई, ठीक है। एक तो 0 की निकलेगी ना, ए नॉट वाली निकलेगी, उससे आगे, ठीक है ना, फंडामेंटल होगी, और उसके बाद 40 हार्मोनिक्स उसकी, ठीक है ना। मैटलैब प्लॉट ये भी अटैच करना है, कोड भी अटैच करना है, प्लॉट भी अटैच करना है। अब आप अटैच कर लेना, मुश्किल कोई नहीं होगा इसकी। आप पिक्चर्स लें एक्स ऑफ जे ओमेगा की, ठीक है ना, जो आपने हैंड रिटन वर्क किया है, मैटलैब कोड की एक पिक्चर लें, या जो भी आप इसमें कर सकते हैं, पीडीएफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैटलैब प्लॉट लें, और ये प्लॉट पूरा लेबल्ड वगैरह सब कुछ, जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये मैं लिख रहा हूँ, इतने होगा तो बेस लाइन। फिर अब मैटलैब प्लॉट गलत है या जो भी है वो अलग बात है, ठीक है ना, वो बात की बात है, लेकिन अगर आपने सबमिशन कर दी ना कम से कम, तो उसके कम से कम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है, समरी स्लैश एनालिसिस, ये समझ लें 5 to 10 लाइंस का प्लॉट, सॉरी 5 to 10 लाइंस की जो है ना, ये समरी आपकी ऑन वर्ड्स में होनी चाहिए कि ये जो 40 हार्मोनिक का प्लॉट आया है, इसकी आप क्या ब्रीफिंग देते हैं मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चला मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, ये ब्रीफिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 to 10 लाइंस की। जैसी भी ये ब्रीफिंग आपने इसके ऊपर आपने करनी है अपनी, ठीक है, और ये छापा नहीं होना चाहिए। ये छापा हुआ तो फिर मैं इस पे छोड़ूंगा नहीं, ये इस पोर्शन के मैं मार्क्स फौरन 0 कर दूंगा देखे बगैर फिर, ठीक है ना, फिर वो मिनिमम मार्क्स के क्राइटेरिया से आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें सीईपी के लिए जरूरी हैं। हाँ, डेडलाइन का अगर आप कहेंगे तो मैं हफ्ता एक रिलैक्सेशन देने को तैयार हूँ, लेकिन आप काम स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो समरी स्लैश एनालिसिस, क्योंकि मेन सीईपी का यही मकसद है, क्योंकि ओवरऑल ही आपका एनालिसिस है। एक्स ऑफ जे ओमेगा खुद भी एनालिसिस टूल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में खुद ही एनालिसिस टूल है, ठीक है ना। तो ये समरी स्लैश एनालिसिस, इसकी 5 to 10 लाइंस की ब्रीफिंग हो, ठीक है ना, तो फिर ये अच्छा तरीके से आपका एक सीईपी तैयार हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा। अगर ये किसी का गलत भी है ना, तो और ये सबमिशन है, तो मिनिमम उसको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वो कितने हैं,
वो मैं आपसे किसी से डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो मैं देखूंगा ओवरऑल रुझान कैसा है, उसके हिसाब से मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। वो लेकिन मैं दोनों सेक्शन का एक ही साथ करूंगा हिसाब किताब, ठीक है। तो लेकिन ये सबमिशन भी आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है उसके आपको मिनिमम मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जिसका जितना ठीक है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट देखें, आप जिस मर्जी तरीके से आए, लेकिन मैटलैब प्लॉट एक ही ठीक हो सकता है जिसमें हार्मोनिक्स, ये नहीं हो सकता कि किसी हार्मोनिक का डिफरेंट रोल हो, ठीक है। फिर आपको अब ये कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है ना। पीरियोडिक होने की वजह से उसके क्या स्टेप्स होंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 40 हार्मोनिक्स जो भी बंदा जिस मर्जी तरीके से आए, अगर वो ठीक निकाले तो उसके ये 40 हार्मोनिक्स एक ही जैसे प्लॉट होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो प्लॉट किसका ठीक है किसका गलत है वो बात की बात है, ठीक है ना। तो आप ये एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ जे मेगा 3 तरीकों से आ सकते हैं, वो 0 से 1 टी तक, 0.5 -0.5 टी से 0.5 टी तक लेकर, या आप अपना उसमें प्रॉपर्टीज लगाकर इसको तोड़कर प्रॉपर्टीज लगाकर आना चाहें आप आ सकते हैं। लेकिन ये जो प्लॉट है ना और इसकी जो कोड है, कोड में मुझे नजर आ जाएगा कि आपने खुद से मतलब जानबूझकर ये प्लॉट ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें हार्ड कोडिंग हुई है या वाकई आपने अपना एक्सप्रेशन को कोड किया हुआ है, ठीक है ना। अपने एक्सप्रेशन को कोड किया पता चल जाएगा, ठीक है ना। किसी हो सकता है कि आपने एक्सप्रेशन कुछ और निकाला हो और कोड किसी का अटैच किया हो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो पता चल जाएगा और उस कोड के मुताबिक जो है ना ये प्लॉट आया हुआ है। तो हार्मोनिक्स आपके चाहे जो मर्जी जिस तरह है, सही हार्मोनिक्स का प्लॉट एक ही होगा, ठीक है ना। अब दो बंदों ने दो डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन सारों का वो सही है दोनों का काम, तो उसका प्लॉट दोनों का सेम आएगा। फिर आपने समरी एनालिसिस देना है, तो ये चीज है। बाकी कोई क्वेश्चन तो तला। अच्छा, एक ऑनलाइन क्लासेस का एक चीज कर लें, ये हमारा आखिरी वीक चल रहा है, तो आपका जो आ, आ, अगला लेक्चर होगा वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कल जो होगा वो चैप्टर 4 का वैसे आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन मैंने पूछा है कि हमारा चैप्टर 5 का कुछ पोर्शन रहता है, तो 5 जून तक पहले आप टॉपिक्स देंगे। हसन मैं आपको जरा म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आपका फीडबैक बड़ा आ रहा है। अच्छा, जो आखिरी ये हमारा आखिरी वीक चल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस का कुछ इस तरह का सिस्टम चलाया उन्होंने कि अभी हमारा चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा, लेकिन चैप्टर 5 रहता है और चैप्टर 5 पूरा नहीं है। मैंने उसमें से आपको शुरू में डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ पोर्शन पढ़ाना है, और उसकी वजह ये है, प्रॉपर्टीज में छोड़ दूंगा, उसकी वजह ये है कि आगे जाकर डीएसपी में आपको यूज आएगा उधर, ठीक है ना। तो उधर मैं जरूर पढ़ाऊंगा, और उसका ये है कि 5 जून तक आप मुझे अभी के टॉपिक्स कुछ देंगे, ठीक है ना, कि जो आपने रिवाइज करवाने हैं, ठीक है ना। वो उसमें हम देख लेंगे जो भी हिसाब किताब होगा, ठीक है। 5 जून तक आप मुझे बताएंगे क्या रिवीजन करानी है, और 19 जून के बाद या 22 जून को जो है ना दोबारा 3 वीक्स का टॉप अप सेशन होगा। उस टॉप अप सेशन में मैं कुछ टॉपिक आपके पिक करूंगा, और कुछ ये तो मैंने मेकअप क्लासेस तो करानी है, वो इंशाल्लाह 1 वीक या 1.5 वीक लगेगा। हमारा चैप्टर 5 का स्टार्टिंग है, ठीक है ना, वो हम करेंगे, ठीक है। और 5 जून तक आप लोगों से मैं टॉपिक एक्सपेक्ट करूंगा, जो भी आप लोग रिवाइज करेंगे उसमें मैं देख लूंगा, मोटे मोटे पकड़ लूंगा टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हम रिवीजन कर लेंगे। बाकी ये है कि 19 जून तक हमारी तरफ से अब टीचिंग बंद हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें बाकी है कि क्विज़ेस वगैरह का हम लोग देख लेंगे, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने तैयारी करें, क्योंकि तैयारी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक्स कमजोर हैं कौन से नहीं है, और इस हिसाब से। बाकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड करें, हमारे पास 4 मिनट है। कोई और क्वेश्चन है तो भी रेज हैंड करें। सीपी के मुतालिक टेक्निकल क्वेश्चन है अभी भी रेज हैंड कर लें, कोई मसला नहीं। कल की हो सकता है क्लास में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इतना ना हो। तला का क्वेश्चन है, मैं तला पहले भी हैंड रेज किया। जी तला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर सीईपी आपकी अलग है और लैब वाली अलग है? जी जी, ये तो बिल्कुल अलग है। और सर इसके वेटेज अलग है या आप वेट असाइनमेंट में काउंट करेंगे? नहीं 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 नहीं, सीपी अलग एक प्रॉब्लम होता है, असाइनमेंट अलग होती है, असाइनमेंट अलग है। असाइनमेंट वो 3 असाइनमेंट है वो अलग ही है। अच्छा, और इसका सर इसका जो ताल्लुक नहीं अभी होता। आपने लास्ट क्विज लिया है जी सर, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, काइंडली अगर एक मरतबा सर वो उसका थोड़ा बहुत बता देते। लास्ट क्वेश्चन मुझे रिमाइंड करो क्या था। सर वो फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म था मेरे। इनवर्स फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म वो असाइनमेंट जाके देख लो। असाइनमेंट का क्वेश्चन था, उसमें मैंने सिर्फ उसमें मैंने सिर्फ 4 और -4 एम्पलीट्यूड कर दिया था, उसकी वजह से सिर्फ एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता था। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना उसमें 2 ऐड कर लो, बाकी मेरा ख्याल है वही था। आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसमें 2 -2 था, मैंने 4 -4 कर दिया था, ठीक है ना। तो आपका तो जो सर रिजल्ट है उसका आंसर में जो आंसर 8
आंसर आपने सर बता दिया करें काइंडली, ताकि उससे भी अंदाजा हो जाएगा करें। आंसर मैं मेरे ख्याल है उसको जब मैं ग्रेड करके ना आपको हाँ मैं सोल्यूशन कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, थोड़ा मैं टाइम दो। असल में आज मीटिंग चल पड़ी हमारी, वरना तो मैं कर देता। ये मैं इस वीक के एंड तक सारे ये काम कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा मेंटली भी सुकून में आ गया हूं, जब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया ना कि 19 जून तक आप रेस्ट तो नहीं है, हमने बहुत सारे काम करने हैं इसमें, FIP के भी हैं और बहुत सारे और काम भी। वो हम आपको तो सुकून देते हैं, हमें सुकून नहीं देते। छुट्टी कह के भी वो कहते हैं ये फलाना 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 काम है। एक दिन खुशखबरी सुनाते हैं, अगले दिन जो है ना बुरी खबरें सुना देते हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड रेस्ट पे आया, तो मैं करता हूँ सारे काम। बस मुझे याद CR के थ्रू रिमाइंड करा दिया करो, कर देंगे सर, ये भी कर देंगे, सोल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, आंसर बता जज़ाकल्लाह दूंगा सर। बार, लेकिन सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। सोल्यूशन जो है ये जी असाइनमेंट वाले ही है। असाइनमेंट मैंने ठीक है मतलब सर। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने खुद की थी। जी अब्दुल रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सैटरडे वाला क्विज पोस्टपोन हो सकता है? सैटरडे वाला क्विज पोस्टपोन ना करो तो बेहतर है, क्योंकि सर 22 से 27 तक वैसे भी ईद की छुट्टियां हैं, तो सर इसमें ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं होनी चाहिए या होंगी? तो यार ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी ना, तो क्विज का तो कोई मसला नहीं। क्विज मैंने पूछ लिया HOD से, लैदा से, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। और ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम लोगों को फिर कुछ भी नहीं आना जाना, ये मैं बता रहा हूँ। वो जब तुमने देखा ही नहीं है ना, तुम एक काम करते नहीं, क्विज का सुन के ना तुमने बुक नहीं देखी है ना कि कितनी एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर। टोटल 3-4 एग्जाम्पल हैं उसकी जगह के, 3 है बल्कि टोटल काउंट करो तो। तुमने देखा नहीं होगा ना, तुमने सिर्फ आ गए हो बस तुमने सिर्फ क्विज की अनाउंसमेंट सुनी और तुम आ गए हो मेरे पास। देखी है कि कितना सर पोर्शन कितना है। सर बाकी सब्जेक्ट्स की भी CPs वगैरह हैं, तो ये तो नहीं कि सिर्फ सिग्नल्स किया है। खैर मैं इसको देख लूंगा कि मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूँ कि, लेकिन तुम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, तुम्हारी मर्जी है, मैं पोस्टपोन कर दूंगा। लेकिन फिर मुझे ये ना कहना कि सर ये कुछ उस टाइम पर आप ले लेते ना, तो उस टाइम पे आती थी चीजें, ताजी ताजी थी, हमने याद की हुई थी, आपने पढ़ाया हुआ था ताजा ताजा। ये मैं बता रहा चलें हूँ। ठीक है सर। हाँ ये CR से फिर कर लो, फिर मैं जो भी हिसाब किताब है ये तुम्हारे, तुम एक दफा एक काम करो ना, एक दफा देख तो लो ना, ठीक है ना। और ये पूरी ठीक क्लास एक ठीक है दफा सर। एक राय बना ले तो बेहतर है, बजाय इसके कि जो है ना अकेला अकेला बंदा एक वजह की वजह से मैं कर दूं, फिर आधी क्लास कहती रहे कि सर ले लेते तो बेहतर था। क्योंकि उसमें एक सवाल मैंने देना है और छोटा सा सवाल होना है। अब ये तुम लोग देख लो फिर, ठीक है। अभी फ्रेश हो तुम लोग, वो टॉपिक तुम लोगों ने अभी भी पढ़ा हुआ है। मेरा तो ये माइंड था कि आप लोगों के लिए बेहतरी होती। 15 मिनट से ज्यादा का क्विज नहीं बनना, वो 15 मिनट भी मैं ऑनलाइन को जेहन में रखते हुए कह रहा हूँ। बहरहाल देख लेना, तुम चलिए देख लेना, ठीक है ठीक है ना। सर, थैंक यू। हाँ जी। कोई और, फिर ये मुझे बता देना CR, मैं बल्कि CR से खुद ही पूछता हूँ। और कोई चीज, हमारे पास 1 मिनट से कम है। चलें ठीक है, अगर कोई और चीज नहीं है, बस ये मीटिंग फिर एंड होगी तो हम एंड कर देंगे अपने सेशन को।